नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो ट्रेड तो होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंटरनल मतलब हमारे खुद के देश के अंदर यानी इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। मतलब किसी कोई और कंट्रीज में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हमारा खुद का देश इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड के मेन फीचर्स देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री, ये तो मैंने आपको अभी बताया। पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन दी होम कंट्री ओनली। अब जैसे बाइंग एंड सेलिंग हमारी कंट्री में हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उनकी पेमेंट भी हमारी ही कंट्री में मेड होंगी और रिसीव होंगी, राइट। देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय दी ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स के द्वारा कोई भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम या फिर ना के बराबर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इंटरनल ट्रेड जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है होलसेल ट्रेड और एक होती है रिटेल ट्रेड, ओके। तो सबसे पहले हम होलसेल ट्रेड का पार्ट पूरा करेंगे। होलसेल आपने कितनी बार ये वर्ड सुना है, राइट। होलसेल का मतलब हम किसी भी गुड को बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होलसेल ट्रेड। और द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड, और जो होलसेल ट्रेड करवाता है, जो फैसिलिटेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, होलसेलर, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ो, इट रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसी ट्रेड है ये, ऐसी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसमें गुड्स यानी कि जो सामान है वो बेचा जाता है लार्ज क्वांटिटीज में, ठीक है, बल्क में। अब देखो जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर्स को सर्विसेज देता है। कौन कौन सी सर्विसेज देता है ये देखो। सबसे पहली है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो होलसेलर क्या करता है, रिटेलर से छोटे छोटे ऑर्डर्स ले लेता है, मतलब रिटेलर को जिस जिस सामान की जरूरत होती है वो होलसेलर अपने पास लिख लेता है, ठीक है। और फिर वही सामान का ऑर्डर वो मैन्युफैक्चरर को देता है जो सामान बनाते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर से वो बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं और फिर रिटेलर को बेच देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, बियरिंग रिस्क। देखो जो होलसेलर होता है ना वो मतलब डील करता है गुड्स के साथ अपने खुद के नाम के साथ, उन गुड्स की डिलीवरी भी वो खुद ही लेता है, ठीक है। और जितने भी वो गुड्स को खरीदता है, परचेज करता है, वो कहाँ पे वो स्टोर कर देता है, लार्ज वेयर हाउसेज में। तो मतलब वो काफ़ी तरीके के रिस्क को बियर करता है, जैसे रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस घट गया तो उसको भी घाटा है, राइट। अगर वेयर हाउसेज में से सामान चोरी हो गया तब भी, प्रिविलेज, स्पॉइलेज या फिर फायर लग जाए तब भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। जनरली जो होलसेलर होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो भी सामान वो खरीदते हैं उनकी वो साथ ही साथ कैश पेमेंट कर देते हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स को मतलब वेट नहीं करना पड़ता कि उन्हें कब पैसा मिलेगा, राइट। और कभी कभी वो प्रोड्यूसर्स को एडवांस में ही मनी पे कर देते हैं क्योंकि उन्हें बल्क में ऑर्डर चाहिए होता है, ओके। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस। अब जैसे हमें पता है कि जो होलसेलर होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं रिटेलर के साथ, तो होलसेलर को सब पता होता है कि मतलब कस्टमर्स क्या चाह रहा है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ कौन सी है, मतलब किस चीज़ की डिमांड चल रही है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरर्स को बता देता है होलसेलर कि इस चीज़ की डिमांड है, तुम इसका प्रोडक्शन करो, ठीक है। और फिर उस हिसाब से वो एक्सपर्ट एडवाइस दे देते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। अब होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को एक रिलीफ देता है कि तुम मार्केटिंग एक्टिविटी पे इतना ध्यान मत दो, उसकी एक्सपर्ट एडवाइस मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम क्या करो, कंसंट्रेट करो प्रोडक्शन एक्टिविटी पे, ठीक है। और होलसेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करता है और बहुत सारे रिटेलर्स को बेच देता है, जो कि इन टर्न जो रिटेलर्स हैं जिनको गुड्स मिलते हैं वो सारी गुड्स को बेच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। मतलब ये प्रोसेस ना चलता रहता है, जैसे कि सबसे पहले वो परचेज करते रहेंगे गुड्स, जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे फिर दोबारा परचेज करते जाएंगे, वेयर हाउसेज में स्टोर करते जाएंगे, मतलब जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो खरीदने आ जाते हैं, अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं और टाइम पे ही रिटेलर्स को बेच देते हैं, फिर रिटेलर जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचा देता है। फिर आता है स्टोरेज। जो होलसेलर हैं वो रिटेलर से जैसे ही वो मैन्युफैक्चरर से जैसे ही उनका सामान प्रोड्यूस होता है वो खरीद लेते हैं और उसके बाद अपने गोडाउन्स में और वेयर हाउसेज में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। दे दस प्रोवाइड टाइम यूटिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि एक होलसेलर रिटेलर्स को कौन कौन सी सर्विसेज देता है। एक तो सबसे ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि मतलब जैसे ही होलसेलर मार्केट मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है वैसे ही वो रिटेलर को प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग सपोर्ट। जो होलसेलर है वो रिटेलर को बहुत सारी मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं और जो मैन्युफैक्चरर ने नए नए प्रोडक्ट्स एनेबल करवाए हैं, जो प्रोड्यूस किए हैं, वो रिटेलर को प्रोवाइड करवा देते हैं होलसेलर्स, ठीक है, जिससे कि रिटेलर्स को नए प्रोडक्ट्स का बेनिफिट हो जाता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट। जो होलसेलर होते हैं वो कभी कभी उधार पर भी दे देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बाद में पैसे दे देना एंड तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो, ठीक है। एंड फिर क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज। जो होलसेलर होते हैं उनको तो पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, क्या लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उनके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है जो कि वो रिटेलर्स को दे देते हैं। रिस्क शेयरिंग। देखो रिटेलर्स इतना रिस्क सह नहीं सकते, जैसे स्टोरेज का, प्रिविलेज का, फायर का, ओके, या फिर डिमांड फ्लक्चुएशन का या रिडक्शन इन प्राइस का। तो ये जो सारे रिस्क हैं वो होलसेलर अपने आप ही मेंटेन कर लेता है, इसलिए वो हम कहते हैं कि जो होलसेलर है वो रिटेलर्स के बदले रिस्क शेयर कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड का उल्टा, ठीक है। रिटेल ट्रेड मतलब सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू फाइनल कंज्यूमर्स, मतलब गुड्स को बेचना स्मॉल क्वांटिटी में। अ रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। अब रिटेलर कौन कौन सी सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर को।
अब पहली है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखो जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो होलसेलर हैं वो सारे के सारे जब अपना काम खत्म कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट्स अगर बिकेंगे ही नहीं मार्केट में तो उन प्रोडक्ट्स का फायदा क्या, तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का फायदा क्या, ठीक है। तो रिटेलर ही वो है जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के जो प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल करवाते हैं वो उन्हें बेच देता है और लोगों तक पहुंचाता है। पर्सनल सेलिंग, जो रिटेलर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को एक बेनिफिट, एक रिलीफ दे देते हैं कि तुम बस हमें प्रोड्यूस करके दे दो जितने भी गुड्स हैं और बेचना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, बस प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ध्यान देता है और रिटेलर का काम होता है बेचना, ओके। नेक्स्ट इज एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो होलसेल होते हैं वो लार्ज स्केल पर काम करते हैं और रिटेलर उन्हें एनेबल कराता है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब रिटेलर्स को भी पता है जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, एटीट्यूड है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो मार्केटिंग कंडीशन को शेयर करता है। हेल्प इन प्रमोशन, रिटेलर्स जो होते हैं वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं प्रमोशन के थ्रू, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है सर्विसेज टू कंज्यूमर, कि रिटेलर कंज्यूमर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो जैसे जैसे मतलब जो रिटेलर के पास जैसे जैसे सामान आता रहता है होलसेलर से वैसे वैसे वो बेचता रहता है एंड सारे प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं टाइम टू टाइम। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो रिटेलर जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है कि जैसे उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। कन्वीनियंस इन बाइंग, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को बेचते हैं तो वो अपनी दुकान कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं, मतलब उन्हें लार्ज शोरूम्स की या लार्ज गोडाउन्स की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे हमारे रेजिडेंशियल एरिया वो वहीं पे उनकी शॉप्स होती हैं और जो मतलब लॉन्ग आवर्स तक ओपन रहती है रोज़ की रोज़, एंड जिससे कि कन्वीनियंस होती है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट्स को बाय कर ले जब उन्हें ज़रूरत हो। नेक्स्ट है वाइड सिलेक्शन, अब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है प्रोडक्ट्स की कि कौन कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदें, तो वाइड सिलेक्शन एंड चॉइस अवेलेबल होती है कंज्यूमर्स के पास। आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर मान लो हमने कोई भी गुड खरीदा रिटेलर से एंड वो फिर भी ख़राब हो गया तो हम रिटेलर्स जो हैं वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि उन ख़राब पार्ट्स को ठीक करना या फिर चेंज करके देना, और भी बहुत सारी फैसिलिटी होती है जैसे कि होम डिलीवरी और सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ऐसे ऐसे अटेंड करना अपने कस्टमर को, ओके। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे रेगुलर बायर होते हैं तो जो रिटेलर होते हैं वो उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, कि आप बाद में पैसे दे देना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। नाउ इटिनरेंट रिटेलर्स कौन होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, अपने स्टॉक के साथ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्ट्रीट टू स्ट्रीट, गली से गली एंड प्लेस टू प्लेस इन दी सर्च ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये ट्रेड करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं इनके पास, एंड ये ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं जो कि डेली यूज़ के होते हैं। कस्टमर सर्विस बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट डोर स्टॉप, और कभी कभी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेसिकली हमारे डोर स्टेप पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं ये लोग। एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी मतलब इनका कोई फिक्स्ड बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स। 4 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेडलर्स एंड हॉकर्स के बारे में। तो नाम से ही समझ में आ रहा है पेडलर्स यानी कि ये एक तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम पेटी ट्रेडर्स भी कहते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स या तो बाइसिकल पे कैरी करते हैं या फिर हैंड कार्ट पर या साइकिल रिक्शा पर या फिर अपने हैंड्स में, और ये प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं और जो कस्टमर्स की डोर स्टेप है वहां पर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं मार्केट ट्रेडर्स। ये कौन होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जो अपनी शॉप खोल लेते हैं अलग अलग जगह पे और इनका फिक्स्ड डेज या फिर डेट्स होती हैं कि किस दिन अपनी शॉप खोलेंगे। दे मेनली केटरिंग टू लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एंड डील इन लो प्राइस कंज्यूमर आइटम्स ऑफ डेली यूज, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली ये उन्हें सेल करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर्स। इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये मोस्टली ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर ये लोग क्या करते हैं, जो कॉमन यूज़ की चीज़ें होती हैं जैसे स्टेशनरी आइटम्स या ईटेबल्स, रेडीमेड गारमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो स्ट्रीट ट्रेडर्स उनको बेचते हैं, सेल करते हैं, और ये सारे के सारे ट्रेडर्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन गैदर होती है। नाउ चीप जैक्स। तो चीप जैक्स ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो मतलब टेम्परेरी नेचर के होते हैं, इनकी इंडिपेंडेंट शॉप होती है एंड ये अपना बिजनेस चेंज करते रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपेयर ऑफ वॉचेस, शूज़, बकेट्स, ऐसी ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, चीप जैक्स। अब आते हैं हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स पर। तो फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं, ये लोग मूव नहीं करते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर्स, ये एक ही जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, इनकी शॉप फिक्स्ड रहती है एंड ये वहीं पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ ऑपरेट करते हैं, लार्ज स्केल पर इनका बिजनेस होता है और ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, मतलब हर टाइप के प्रोडक्ट्स, ओके, इंक्लूडिंग कस्टमर ड्यूरेबल्स एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल, मतलब जो कस्टमर की ज़रूरत की चीज़ें भी हैं और मतलब जो इतनी ज़्यादा ज़रूरत की नहीं है उनके साथ भी ये लोग डील करते हैं, ठीक है। ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन दी माइंड्स ऑफ कस्टमर, और मतलब ये सस्ते पे भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ओके। नाउ क्या होता है फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या था, फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स, इसमें क्या क्या थे, जनरल स्टोर्स,
जनरल स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं, मतलब ऐसी शॉप होती हैं जहाँ पर मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिससे कि लोगों की डे टू डे जो नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। एंड ये मतलब जो आसपास की लोकेलिटीज़ होती हैं वहाँ पर होती हैं ऐसी शॉप्स, एंड ये लॉन्ग आवर्स के लिए ओपन रहते हैं, कन्वीनियंट टाइमिंग्स के लिए, और जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं ये उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देते हैं। नाउ कमिंग टू स्पेशलिटी शॉप्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे टाइप की शॉप्स हैं जो मतलब एक स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ डील करती हैं, ठीक है। ये जनरली लोकेट होते हैं सेंट्रल प्लेस पर जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू कंज्यूमर इन दी सिलेक्शन ऑफ गुड्स। फिर आते हैं हम स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। तो ये किसको अट्रैक्ट करते हैं? फ्लोटिंग कस्टमर्स को, और ये ऐसे गुड्स के साथ डील करते हैं जो कि मतलब बहुत सस्ते होते हैं, जैसे हॉजरी प्रोडक्ट्स, टॉयज, सिगरेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनको सप्लाई कौन करता है ऐसे प्रोडक्ट्स की? एक तो लोकल सप्लायर्स और होलसेलर्स, और मतलब इनका जो स्टॉल होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड एरिया कवर करता है, एंड देयरफॉर दे हैंडल गुड्स ऑन वेरी स्मॉल स्केल। अब आता है सेकंड हैंड गुड शॉप। आपने अपनी लोकेलिटी में बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी होंगी जहाँ पर सेकंड हैंड गुड्स मिलते हैं, जैसे सेकंड हैंड बुक्स भी मिल जाती है, क्लोथ्स, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, और भी बहुत सारे हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, तो इनके पास होती हैं। एंड ये जनरली जो है वो स्ट्रीट क्रॉसिंग पे आपको मिल जाएंगी, या फिर जो बिजी स्ट्रीट है, जो बिजी गलियां है, वहाँ पे आपको इनका स्टॉल दिख जाएगा। जैसे अगर इनको बुक्स की डिस्प्ले करनी है तो एक छोटा टेबल या फिर टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन अगर इन्हें सेकंड हैंड कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदनी है तो इनकी अच्छी सी शॉप भी हो सकती है। अब हमें पढ़ना है फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स। इसमें दो टाइप हमें पढ़ना है, एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स और एक है चेन स्टोर्स। सो नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। ये बहुत बड़े बड़ी शॉप्स होती हैं, बहुत बड़े लार्ज इस्टेब्लिशमेंट होते हैं जो क्या ऑफर करते हैं? बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप जैसे मॉल्स लगा सकते हो, ओके, तो ये होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। इसके अंदर हर टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं और उनमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। आपको टूथपेस्ट लेना है, आपको कपड़े लेने हैं, क्लोथ्स लेने हैं, ठीक है, यहाँ तक कि छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाएंगे। मतलब कि आपकी हर नीड का जो सामान है वो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है एम्ड एट सेटिस्फाइंग पर्टिकुलरली एवरी कस्टमर नीड अंडर वन रूफ, यानी कि एक छत के नीचे ये सारी की सारी जो भी कस्टमर की नीड है वो सारी पूरी कर देते हैं, ठीक है। लाइक आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम खरीदना है, कोई ड्रेस लेनी है, कपड़े लेने हैं, या फिर घर से रिलेटेड कोई सामान लेना है, ओके, फैशन से रिलेटेड कोई सामान लेना है, तो आपको हर चीज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ओके। अच्छा, अब हमें इसमें फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, तो फीचर्स देखते हैं पहले। तो ये ज़्यादा सर्विसेज हाई क्लास ऑफ कस्टमर्स को देते हैं, मतलब थोड़े रिच लोगों को, जिनके लिए प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ क्वालिटी और उनकी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंडली, ये जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सिटी के बीचों बीच में लोकेटेड होते हैं, सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को केटर करता है एंड अट्रैक्ट करता है। क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो ये ज़्यादा से दे जनरली फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिन्हें कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। Our departmental store combines both functions of retailing as well as warehousing. ये दोनों के फंक्शंस को हैंडल एंड कंबाइन करता है, जैसे कि रिटेलिंग का, यानी कि कस्टमर्स को सामान बेचता है, एंड वेयर हाउसिंग का, और स्टोर भी करता है, ठीक है। दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट्स एंड सेल एज डिसेंट्रलाइज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कहने का मतलब है कि एक सिंगल डिपार्टमेंट जो है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड्स परचेज कर लेता है, एंड जो गुड्स परचेज या फिर प्रोडक्ट्स परचेज करता है वो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसको सेल कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड है सिटी के, तो ये लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये एक छत के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड गुड्स की लार्ज वैरायटी हमें ऑफर करता है, ठीक है। एम्स एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सर्विसेज टू दी कस्टमर, की कस्टमर को हर टाइप की सर्विसेज ये दे सके, ये इनका एम होता है। क्योंकि ये लार्ज स्केल पर ऑपरेट करते हैं, तो जब ये कोई भी परचेज करते हैं गुड्स को, तो इन्हें मतलब थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, ठीक है। और ये अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग पर और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर, जिससे कि इनकी जो सेल्स हैं वो बूस्ट अप हो जाती हैं। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, देखो ये पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते कस्टमर्स को स्टोर्स पर, कि मतलब जैसे छोटी रिटेल शॉप्स पर क्या होता है, हमें पर्सनल अटेंशन मिलती है मैनेजर्स की जो उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हर कस्टमर को ये पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते, ठीक है। एज मोर एम्फेसिस गिवन ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट टेंड टू बी ऑन हायर साइड। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि टैक्स, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस या फिर दूसरी यूटिलिटी की चीज़ों में इनका जो है ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है और इनका लार्ज स्केल ऑपरेशन भी है, तो मतलब इनकी ज़्यादा चांसेस होती हैं कि लॉसेस को अकर कर लें, ओके। एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज जनरली situated एट अ सेंट्रल लोकेशन, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नीडेड एट अ शॉर्ट नोटिस। कि मान लो अगर हमें जैसे छोटा मोटा सामान खरीदना है तो हम मतलब इतनी दूर नहीं जाएंगे ना, हमारे घर के पास जो छोटी मोटी शॉप्स हैं हम उन पर से खरीद सकते हैं। नाउ कमिंग टू चेन स्टोर्स या फिर मल्टीपल स्टोर्स। तो मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स क्या होते हैं? देखो ये बहुत सारी शॉप्स होती हैं जिनकी सेम अपीयरेंस होती है, मतलब ये एक जैसे दिखते हैं और अलग अलग लोकेलिटीज़ में इस्टेब्लिश होती हैं एंड कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ये स्प्रेड होती हैं, ठीक है, लाइक वॉलमार्ट, ओके, ऐसी शॉप्स। और दीज शॉप्स, ये जो शॉप्स होती हैं इनके पास स्टैंडर्डाइज और ब्रांडेड कस्टमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जिससे कि इनका हाई सेल्स टर्नओवर होता है,
ठीक है। दी शॉप्स आर रन बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन इन सारी शॉप्स को रन करती है और इनके आइडेंटिकल मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी होती है विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्ले, मतलब सारे प्रोडक्ट्स मोस्टली इन सारी शॉप्स के सेम रहते हैं और डिस्प्ले में भी। नाउ कमिंग टू फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। तो ये जो शॉप्स हैं ये पॉपुलर लोकेलिटी में स्टोर लोकेटेड होती हैं एंड यहाँ पर जो है वो ये जो शॉप्स होती हैं वो काफ़ी सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स को अप्रोच कर सकती हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर गुड्स आर डिस्पैच टू ईच ऑफ द शॉप्स, मतलब कि इनका एक हेड ऑफिस होता है जहाँ से सारे के सारे जो गुड्स होते हैं वो इनकी अलग अलग शॉप्स में डिस्पैच हो जाते हैं, ओके। और शॉप को कौन मैनेज या फिर डायरेक्ट या फिर सुपरवाइज करता है? ब्रांच मैनेजर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे मैनेजमेंट के लिए। इन सारी शॉप्स को हेड ऑफिस कंट्रोल करता है और हेड ऑफिस ही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट या फिर फॉर्मुलेट करता है पहले और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करता है, ओके। जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो इन शॉप्स में फिक्स रहते हैं एंड जो सेल्स होती हैं वो उसी बेसिस, कैश बेसिस पर होती हैं। नाउ कमिंग टू मेरिट्स, enjoys economies of scale। economies of scale क्या होता है? It refers to cost advantage। ये एक कॉस्ट का एडवांटेज होता है, मतलब प्रॉफिट होता है जो कि एक फर्म एक्सपीरियंस करती है जब वो अपना प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़ा लेती है। जैसे जैसे वो प्रोडक्शन लेवल बढ़ाती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट एडवांटेज होने लगता है। तो जो जो मल्टीपल स्टोर्स होते हैं वो क्या इंजॉय करते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और चेन स्टोर्स जो होते हैं वो जो अननेसेसरी मिडल मैन होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ओके, इन दी सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ये जो अपनी सेल होते हैं, जो इनकी सेल होती है वो मोस्टली कैश बेसिस पर होती है, तो इनका कोई लॉस नहीं होता और कोई बेड डेप्ट नहीं होती। अगर किसी एक लोकेलिटी में वो जो गुड्स ये बेच रहे हैं वो उसकी इतनी डिमांड नहीं है तो ये दूसरी लोकेलिटी में उस गुड को ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पर उसकी डिमांड होती है। और मान लो अगर किसी एक शॉप को लॉस हो रहा होता है तो दूसरी शॉप को अगर प्रॉफिट होता है ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको कवर कर देता है। अगर एक एरिया में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो इनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपनी शॉप को किसी दूसरी जगह पर ये शिफ्ट कर दें। नाउ कमिंग टू लिमिटेशंस। अब क्योंकि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल नहीं करते, इसलिए कंज्यूमर्स को सिर्फ एक लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड्स ही मिलता है। अब क्योंकि हेड ऑफिस ही सारा सब कुछ देखता है कि मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड कि हर शॉप को कैसे कैसे सेल करनी है, तो जो उन शॉप्स के मैनेजर्स होते हैं लाइक ब्रांच मैनेजर्स, उनकी अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं वो यूज़ नहीं कर पाते टू सेटिस्फाई दी कस्टमर स्किल्स, क्योंकि सारी की सारी शॉप्स को कौन मैनेज कर रहा होता है? हेड ऑफिस। तो मैनेजर की क्रिएटिविटी लेवल जो है वो कम हो जाता है, ओके। कभी कभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अच्छे से इनिशिएटिव नहीं ले पाते, तो इससे क्या होता है? इंडिफरेंस एंड लैक ऑफ पर्सनल टच इन देम हो जाता है, ओके। द मैनेजमेंट मे हैव टू सस्टेन ह्यूज लॉसेज। कभी कभी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा लॉसेज देखने पड़ते हैं एंड सफ़र करने पड़ते हैं क्योंकि उनका लार्ज नंबर ऑफ जो स्टॉक्स होता है वो कभी कभी बिकता नहीं है, राइट। नाउ जीएसटी का नाम तो सबने सुना ही है, इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या होता है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीएसटी क्या होता है? जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक एजेंडा चलाया है, वन नेशन एंड वन टैक्स, कि हमारा पूरा एक नेशन है तो हम एक ही टैक्स भरवाएंगे, ठीक है। तो एक ही टैक्स होगा हमारे नेशन में, जिससे क्या होगा? एक यूनिफाइड मार्केट होगी, मतलब पूरी मार्केट साथ होगी और एक स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स होगा अक्रॉस दी कंट्री, ओके, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। और ये कब से इंप्लीमेंट हुआ था? जुलाई 1, 2017 से। अब अगर हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बहुत इफेक्टिव होगा, यानी कि सिर्फ हमें एक ही टैक्स देना पड़ेगा, तो जो पब्लिक के फंड्स होते हैं वो कहाँ पर अच्छे से एम्प्लॉयड हो पाएंगे? एक तो हम अच्छे से उनको फुलफिल कर पाएंगे एंड जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो भी सारे पूरे हो पाएंगे, ओके। तो जीएसटी जब आया तो उसने 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया, यानी कि 8 सेंट्रल टैक्सेस को और 9 स्टेट लेवल टैक्सेस को उसने हटा दिया एंड 23 सेसेस फ्रॉम दी सेंट्रल एंड स्टेट्स को भी हटा दिया। जिससे कि क्या होता था? बहुत सारे प्रोसीजर्स होते थे जैसे फाइलिंग मल्टीपल रिटर्न्स एंड ऐसे प्रोसीजर्स को जीएसटी ने हटवा दिया, ओके। जीएसटी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी और एक स्टेट जीएसटी जिसको हम बोलते हैं एसजीएसटी, जो पहले सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अलग से चार्ज करते थे, लेकिन अब जीएसटी में ही ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एंड जो जीएसटी है वो चार्ज होता है हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन के, राइट। जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब होते हैं जिसका नाम है 5%, 12%, 18% एंड 28% ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जो एक्सपोर्ट और सप्लाईज होती हैं उनको 0 रेटेड मिला है। एंड टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन द टैक्सेशन पर्सन क्रॉसेज द एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज 20 लाख रुपीज़। अगर 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की लिमिट हो जाती है तब टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो भी अराइज हो जाती है, ओके। तो ये मैंने बेसिक्स आपको जीएसटी के बारे में बताया है, इसको जैसे आपको लर्न करना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो हमने सारा का सारा चैप्टर फाइनली खत्म कर लिया है हमारे इंटरनल ट्रेड का।